गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर के बस अब दो ही पार्ट रहते हैं आपके, ठीक है। जिसमें एक पार्ट तो यही है बेटा कि हमेशा भारतीय संविधान पर आरोप लगाया जाता है कि जो भारतीय संविधान है ये मांगा हुआ संविधान है, यानी भारतीय जितने भी संविधान सभा के मेंबर थे उन्होंने खुद से नहीं बनाया, बल्कि और देशों के विभिन्न प्रावधानों से उठाए हुए प्रावधान और उनको एज इट इज भारत पे के संविधान में डालकर उसको लागू कर दिया है, ठीक है बेटा। जो हमारे ऊपर ये आरोप लगाते रहे हैं कि भारतीय संविधान एक मांगा हुआ संविधान, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने विभिन्न देशों के संविधानों से जो हमें अच्छा लगा, जो हमें लगा कि भारत एक लोकतांत्रिक, एक इतनी बड़ी जनता के लिए एक लोकतंत्र का स्वरूप अगर हम उन्हें देना चाहते हैं तो हमें अलग अलग देशों से अलग अलग तरह की अच्छी अच्छी चीजों को उठाना पड़ेगा, जिसको हमने उठाया जरूर, हमने बिल्कुल उठाया, मना नहीं करेंगे, उठाया जरूर, लेकिन जो उठाया उसे उस देश के अनुसार ही एज इट इज लागू नहीं किया, बल्कि उस प्रावधान को, उस बात को उठाया जरूर, लेकिन उसे अपनी भारतीय परिस्थितियों में पहले डाला, उसके बाद उसको संविधान में लिखा और उसके अनुसार अब हमारी सरकारें काम करती हैं। तो जो ये बार बार ये आरोप लगाते रहते हैं कि भारतीय संविधान एक मांगा हुआ संविधान, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं, जिसकी शुरुआत में आप लोगों के चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में दे रखा है, एक फिगर पूरा दे रखा है आप लोगों को, इस फिगर के अनुसार करूंगी। इस फिगर में आप लोगों को अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें मांग रखी है, वो दिखा रखा है, ठीक है। ये आप लोगों को नोटबुक में बनानी भी है और इसे लर्न भी करना है, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन या 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें से आता है, ठीक है बेटा। देखिए जैसे कि अब मैं इसी को थोड़ा आगे की तरफ और बढ़ा रही हूँ, जैसे कि हम लोगों ने अमेरिका से मौलिक अधिकारों के प्रॉपर सभी विचारों को लिया है, ठीक है। हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान के भाग 3 में डले हुए हैं वे हमने अमेरिका से लिए हैं, ठीक है, लेकिन उसको भारतीय स्वरूप में ढाल कर लिए हैं, अमेरिका की तरह नहीं लिए। इसके अलावा ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली किस तरीके से चलाते हैं, ये चीजें हम लोगों ने ब्रिटेन से ली है। किस तरीके से कानूनों के अनुसार देश चलेगा, यानी कानूनों के निर्माण की विधियां क्या क्या होंगी, ये हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। सबसे ज्यादा वोट पाने वाले की जीत कैसे होती है, ये भी हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है बेटा। इसके अलावा आयरलैंड से हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीनों विचार हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं, ठीक है। और 5वां हम लोगों ने कनाडा से अर्ध संसदात्मक प्रणाली, यानी कि अगर मैं इसको अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली कहूं तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार जो राज्यों से थोड़ी ज्यादा पावरफुल बनाई गई है वो इसी विचारधारा के तहत आता है, ठीक है। बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? यानी कि इन 5 देशों से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है ये आप लोगों को पढ़ना है इसमें, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान की आवश्यकता क्यों है, इसके आप लोगों के सामने मैंने 5 पॉइंट रखे हैं। 5 पॉइंट में पहला पॉइंट देखिए बेटा, अगर संविधान बनेगा तो हमें क्या क्या मिलेगा, हमें क्या क्या मिल सकता है, ये चीजें आप लोगों को पढ़ानी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चैप्टर तो पूरा हो गया। संविधान बनाने का तरीका हमने बता दिया, संविधान कैसे बना, कब कब बना, किस टाइम पीरियड में बना, कितने सदस्य थे, सब पढ़ा दिया। लेकिन रहा क्या कि ये संविधान बनाने की हमें आवश्यकता महसूस हुई क्यों? जो क्रिप्स मिशन ने 1942 में ये डिक्लेयर किया कि भारत को एक संविधान के अनुसार चलाया जा सकता है, या फिर जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया उसने कुछ और प्रावधान दिए कि भारत को ऐसे ऐसे अपना संविधान बना लेना चाहिए, ठीक है। इन दोनों की मेहनत जाया नहीं जाएंगी, हालांकि दोनों असफल रहे भारत में, लेकिन इनके जो मेन विचार थे वो थोड़े हमें भागे थे, उसी के आधार पर हम लोगों ने अपने संविधान का निर्माण अपने तरीके से किया था।
ठीक है। अब हमें क्यों आवश्यकता महसूस हुई कि हमें एक संविधान बनाना चाहिए? इसके लिए आपका फर्स्ट पॉइंट होगा बेटा, संविधान तालमेल बढ़ाता है। क्योंकि आपको पता होगा भारत एक बहुत बड़ा विविधताओं का देश है, ठीक है। इसमें एक हिंदू कौम की बहुतायत है, लेकिन इसके अलावा और जो कौम है जो अल्पसंख्या में रहते हैं, या फिर समाज जो अलग अलग डिवीजन में बटा हुआ है, इन सब को अगर तालमेल के साथ एक रखना है, अगर भारतीय एकता और अखंडता को बनाए रखना है, तो ये काम सिर्फ और सिर्फ संविधान कर सकता है, ठीक है। इसीलिए संविधान बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। ओके। इसके अलावा निर्णय निर्माण की शक्ति बताता है कि भाई कौन कौन से क्षेत्र में किस किस को कितना अधिकार है निर्णय लेने का, कौन सी सरकार किस बात पर कितना फैसला लेने का काम कर सकती है, ठीक है। अगर ये संविधान नहीं होता तो निर्णय निर्माण की शक्ति में क्या होता भाई, जहां पर कानून व्यवस्था नहीं है, मान लो घर के मेंबर है, ठीक है, घर के मेंबर है, सारे के सारे चौधरी बन जाएंगे तो क्या घर चलेगा? कभी नहीं चल सकता। ठीक ऐसे ही अगर सारे के सारे चौधरी बन जाएंगे सरकार में जाकर, तो देश कभी नहीं चल पाएगा। इसीलिए संविधान ने डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारे निर्णय निर्माण की शक्ति किसके किसके पास और कितनी है, ठीक है। इसके बाद थर्ड है, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। भाई एक छोटी सी बात है, अगर मुझे पावर मिल गई है कि मुझे पावर मिल गई, मैं नीतियों का निर्माण कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि मेरे पास पावर आ गई है, तो एक पोर्शन ये भी तो मेरा हो सकता है नेगेटिव पॉइंट कि मैं उस शक्ति का बेहिसाब तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दूं। अगर मैं उसका बेहिसाब तरीके से इस्तेमाल शुरू कर दूंगी तो वो मेरे लिए ही ज्यादा नुकसानकारी साबित हो जाएगा। मेरे देश, मेरी जनता, मेरे परिवार के लिए तो होगा ही होगा, ठीक है। तो जो सरकार बनाई गई है वो सरकार किस हद तक अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है, इस लेवल, इस सीमा तक कर सकते हैं, इसके बाद उसका अधिकार खत्म हो जाता है। यानी जो सरकार है उसको अपनी सीमाएं बताने का काम संविधान ही करता है, जिसके कारण जो सरकार भी काम करे वो अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल नहीं करती है, ठीक है, कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे संविधान ने इनको इतनी पावर या फिर इतनी फ्रीडम दे ही नहीं रखी, ठीक है बेटा। इसके बाद चौथा है, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य निर्धारित करता है। भाई समाज की आकांक्षाओं को पूरा करता है, ठीक है। हमारा ही संविधान है जो समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के साथ मिलकर बना है, और बनाने का कारण यही था कि देश में कोई ऐसा व्यक्ति ना बचे जो अपने आप को इस देश का नागरिक ना समझता हो, उसे लगता हो कि शायद मुझे इग्नोर किया गया है संविधान में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही था संविधान सभा बनाने का, कि किसी भी प्रांत से कोई भी ऐसा हेड ना छूट जाए जिसमें किसी एक प्रकार की या एक नस्ल की या एक धर्म के प्रॉपर व्यक्ति रहते हो, और वो छूट जाएंगे तो संविधान संपूर्ण नहीं बन पाएगा। इसे संपूर्णता देने के लिए जरूरी बनाया गया कि हर एक प्रांत से व्यक्तियों को डाला जाए, ताकि सब अपने अपने लिए पूरी तरीके से कानून का निर्माण करा सके। इसीलिए ऐसा संविधान बनाया जो लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति कर दे और लोगों के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करे, लक्ष्यों का निर्धारण भी करे, ताकि देश उन्नति और तरक्की करे, सभी व्यक्तियों को ये अपना सा लगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट बेटा, राष्ट्र की बुनियादी पहचान बनाता है। जो संविधान है, ये संविधान वो संविधान होता है जो किसी भी देश की पहचान बनता है। जैसे भारत की पहचान भारत का संविधान है, वर्ल्ड लेवल पर भारतीय संविधान को एक सफल संविधान में गिना जाता है। उन सफल संविधानों में, जिन संविधानों में कहीं ना कहीं, जिन संविधानों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोट है, लेकिन भारतीय संविधान लिखित रूप से वर्ल्ड का सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा संविधान है लिखित, और सबसे सफल भी है, ठीक है। ये क्यों? ये इस तरह की अपनी पहचान बनाए हुए, इसीलिए भारत का डंका वर्ल्ड में बजता है, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों के हुए संविधान की आवश्यकता क्यों थी, ये चीजें, ये पांचों के पांचों पॉइंट आपको बताए। इसके अलावा मैं आपको एक और बताऊंगी बेटा, एक शब्द आएगा आपका इकहरी नागरिकता, ठीक है, इकहरी नागरिकता।
इसके अपोजिट में होता है दोहरी नागरिकता। इकहरी यानी एक ही नागरिकता, ठीक है। दोहरी यानी दो तरह की नागरिकता। दो तरह की नागरिकता, हमारा देश एक संसदात्मक देश है, ठीक है। आगे आ जाएगा तुम्हारा देशात्मक क्या है, संसदात्मक क्या है। तो भारत एक संसदात्मक देश है, ठीक है। इस देश में, किसी भी संसदात्मक देश में दोहरी नागरिकता होती है, मालूम हो तो आपको। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मीनिंग क्या, कि अगर एक व्यक्ति है, वो जिस स्टेट में रहता है वो वहां का भी नागरिक कहलाएगा, और वो जिस देश में रहता है वहां का नागरिक भी कहलाएगा, ठीक है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, अकेला ऐसा देश है, जिसमें संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया, लेकिन इकहरी नागरिकता यानी भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में रहता हो देश के, वो केवल और केवल भारतीय है। उसकी सिर्फ एक ही पहचान है कि वो भारतीय है, ठीक है। तो ये वो किसी नगर में, किसी राज्य में, कहीं भी रहता है, कोई लेना देना किसी का किसी से नहीं है। अगर वो भारत में रहता है तो वो भारतीय है, बस उसकी एक ही पहचान, उसका एक ही आईडी कार्ड, ठीक है बेटा। ये आप लोगों का एक गहरी नागरिकता हो गया। एक इसके अलावा आता है कि संविधान दो तरह के होते हैं, एक तो लिखित होता है, एक मौखिक होता है। लिखित भारत का, ये तुम्हें समझ में आ गया कि सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन एक बेटा मौखिक भी होता है। मौखिक यानी वहां पर किसी तरह का संविधान बैठ के लिखा नहीं हुआ होता है, जबकि जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, या फिर जो पहले घटनाएं घट चुकी हैं, उनके जो रिजल्ट्स आए थे, उनके आधार पर जो धीरे धीरे करके जो फैसले सुनाए जा रहे हैं, उन्हीं फैसलों को आधार बनाकर ही उन देशों की सरकारें काम कर रही है। उनके वहां किसी तरह का कोई लिखित संविधान नहीं है, ठीक है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों का ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, ओके। आप कंफ्यूज मत होना कि मैम ये ब्रिटेन और फिर इंग्लैंड क्यों कह रहे हो, क्योंकि इंग्लैंड प्रॉपर एक देश है, ठीक है। वही इंग्लैंड जिसने हमारे ऊपर राज किया तकरीबन 200 सालों तक, ठीक। लेकिन ब्रिटेन 3 देशों का समूह, 10th में भी पढ़ा है तुम्हें, 3 देशों का, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ओके। यानी तीनों का समूह आप लोगों का ब्रिटेन कहलाता है। आई होप फर्स्ट चैप्टर बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा बेटा, और यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर का हो जाता है दी एंड, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच बेटा।